हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध बाय खान सर। तो भारतीय जो इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर कुल 24 चैप्टर दिए गए हैं और उन 24 चैप्टर्स में आज पहला जो टॉपिक है यानी पहला भाग है संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बाद में फिर इसके क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। भाग 1 संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। यानी इसमें आपको भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं या भारतीय संविधान क्या है। यानी भारतीय संविधान राज्य कैसे चलेगा उसे चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। तो आइए भाग 1 शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसमें दिए गए हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यानी भारत यानी इंडिया, अनुच्छेद 1 में 2 नाम दिए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया। कॉन्फेडरल परिसंघ, परिसंघ का क्या मतलब होता है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन यानी कि संघ। अब संघ क्या होता है? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर
किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी टुकड़ा किसी भी देश का अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कि यानी जो संसद है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी भारत के किसी भी राज्य को उसकी नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी से बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। यूपी है, यूपी से बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तो आइए अनुच्छेद 4 के बारे में जानते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। यानी अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर चाहिए तो उसे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। तो आइए अब हम भारत के बारे में जानते हैं कि जो भारत पहले अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, तो हमारा जो अखंड भारत था उस सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है जिसे डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, तो अफगानिस्तान भारत से 1893 में अलग हो गया और यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, वो अलग हो गया था। वो भारत का दूसरा टुकड़ा था। और जो अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा था वो पाकिस्तान, जो 1947 में भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था। यानी पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो आज हम उसे बांग्लादेश कहते हैं। जो रेड क्लिफ लाइन है, यानी रेड क्लिफ लाइन जो भारत और बांग्लादेश के बीच पे है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन कहा जाता है। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिए थे।
यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे देसी रियासतें भारत में बहुत सारी थी। तो उन देसी रियासतों से अंग्रेजों ने कहा था कि वो या तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या फिर वो अपना स्वतंत्र देश बना ले। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। यूनियन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नंबर 1 सरदार पटेल, नंबर 2 वीपी मेनन एवं नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। तो वो 3 राज्य कौन से थे? तो पहला है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। यानी हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया था। और नंबर 3 जम्मू कश्मीर। यहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह जो कि डोगरा शासक थे, उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। यानी देसी रियासतें जितनी थी उनमें से 3 देसी रियासतें जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो पहली है हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया और दूसरा है जूनागढ़, जहां पर जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। और तीसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर न भारत में जाना चाहता था न पाकिस्तान में, वो खुद अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। लेकिन जब तक घुसपैठ या आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आता है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर देता है, तो हरि सिंह जो वहां के शासक थे वो दौड़े दौड़े नेहरू के पास आते हैं और सरदार पटेल के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में इन तीनों का अंग बना लिया जाता है। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ए, बी, सी, डी में बांटा गया। सबसे पहले ए के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रोविनेंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, यानी कि जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया था तो उसे ए के अंदर डाल दिया गया। बी है प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। सी है कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल इस शहर पर कब्जा किए थे।
और डी है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए अब एसके धर कमेटी, जेवीपी समिति, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। अब भारत में राज्यों का गठन करना था तो भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन होना था, तो एसके धर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। अब आता है जेवीपी समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और सरदार पटेल, इन्हें भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेटू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया, यानी भूख हड़ताल 56 दिन तक चलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आइए फजल अली आयोग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, यानी फजल अली आयोग का गठन 1953 में होता है और उन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब पेप्सू का मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। तो पहला भाग था हिमालय, हिमालय से मतलब है हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है हिंदी, हिंदी से मतलब है हरियाणा। यानी कि जो पेप्सू था वो 4 भागों में टूटा था। तो पहला हिमालय हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिंदी से हरियाणा और तीसरा है पंजाबी यानी कि पंजाब, और चौथा यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ आता है। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य है जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें एक कर दादरा नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो स्मरणीय तथ्य जो कि याद रखने के योग्य है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यानी आंध्र प्रदेश
जो राज्य है वो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया व 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो और जम्मू कश्मीर विलय पत्र राजा हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के साथ किया था। इस प्रकार उन्हें भारत में मिला लिया गया था। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया था। यानी कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश होता था चंद्रनगर, उसे पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। श्री रामुलु ने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी, तो उसी के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु भाषा के लिए पहला राज्य बना था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। यानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना एक हाई कोर्ट है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं कानून बना सकती है, लेकिन सभी विषयों पर नहीं, सिर्फ राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर। नेफे का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो आइए, जो चैप्टर हमने पढ़ा है, अगर आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना। ऑप्शन ए है 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वां संशोधन, ऑप्शन सी 35वां संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संशोधन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन 2 है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है
किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? यानी भारत का 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, यानी कि नया राज्य तेलंगाना बना। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9 या अनुसूची 10? प्रश्न नंबर 5, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। प्रश्न नंबर 6, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। प्रश्न नंबर 7, नेफे यानी नेफे का क्या अर्थ है? अभी हमने ये ऊपर पढ़ा भी था नेफे। तो नेफे का मतलब आप लोगों को बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के एम पडिक्कर, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? यानी कि सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा राज्य बना, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, या फिर ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के एम पडिक्कर, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 13, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य,
ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य। ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। प्रश्न नंबर 14, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। प्रश्न नंबर 15, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। प्रश्न नंबर 16, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्य का कन्फेडरेशन या ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 18, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, 1956 में या 1961 में। तो आप ये खान सर की पीडीएफ क्लास नोट्स है, वो आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाई जा रही है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आप खान सर की सभी जितनी भी पीडीएफ है आपको वो हमारे चैनल्स पे मिल जाएगी। सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खान सर का जितना भी कंटेंट है उसको अच्छे ढंग से पढ़िए और एक अच्छे नंबर से एग्जाम को पास कीजिए। तो प्रश्न नंबर 19, भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1978 में। प्रश्न नंबर 20 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? यानी जम्मू और कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। प्रश्न नंबर 21, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 22, दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है या एक स्वायत्त शासित परिषद है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। प्रश्न नंबर 24, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को या ऑप्शन डी केंद्र सरकार को। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यानी कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
ऑप्शन बी दमन और द्वीप, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुडुचेरी। प्रश्न संख्या 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से सही कौन है। एक है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2 है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में कुल कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप सभी अच्छे ढंग से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन बी, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सी, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। प्रश्न संख्या 29, एस के धर आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1945। प्रश्न संख्या 30, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? यानी भारत में कितनी देशी रियासतें थी? ऑप्शन ए 536, ऑप्शन बी 568, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 556। तो आपके इन क्वेश्चन के आंसर की आपको दी गई है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, किसी का जवाब आपसे नहीं होता है, तो आप के पास आंसर की है, आप उनसे इन आंसर के जांच कर सकते हैं। तो बीपीएससी मेंस में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न, यानी मेंस जो एग्जाम होता है उसमें लिखित जो पेपर होता है उसमें प्रश्न पूछे गए हैं या संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं, तो उन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2 है, आपकी राय में किसी नए राज्य के निर्माण में सर्वोपरि शक्ति संसद को ही क्यों दी गई है? प्रश्न 3 है, दिल्ली के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 4 है, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति को स्पष्ट करें। प्रश्न 5 है, संसद के पास संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में क्या क्या शक्तियां है, विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो ये आपका पहला जो भाग था संघ और उसके राज्य क्षेत्र यहाँ पूरा होता है। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट जो खान सर की पीडीएफ है आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको समझ में आया गया है। तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि जितनी भी खान सर की पीडीएफ है सभी सब्जेक्टों की वो आपको पढ़ाई जाए, तो आप हमारा जो चैनल है खान सर पीडीएफ के नाम से, उस पर आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का। तो खान सर की जितने भी पीडीएफ और जितने भी क्लास नोट है, यानी खान सर का जो टोटल कंटेंट है, अगर आप वो चाहते हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।